द इंग्लिश स्कूल अप्रोच या इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियोरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को हम इस कोर्स में डिटेल में कवर कर रहे हैं। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाइनटीन के दशक में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने और समझाने के लिए दो डोमिनेंट अप्रोचेस को यूज़ किया जाता था। इनमें से एक अप्रोच था रियलिज्म और दूसरा अप्रोच था लिबरलिज्म। रियलिज्म और लिबरलिज्म के अप्रोचेस एक दूसरे के मिरर इमेज थे, मतलब दोनों अप्रोच एक दूसरे के ऑपोजिट थे। रियलिज्म का अप्रोच हॉब्स और मैकियावेली के थॉट्स से इंस्पायर्ड था। ये अप्रोच एक पेसिमिस्टिक अप्रोच था, जहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है। इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज़ के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। इस एनार्किक सिस्टम में सभी कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के लिए फ्री होती है, लेकिन हर कंट्री को अपने खुद के सर्वाइवल को इंश्योर करना होता है, और इसलिए सभी कंट्रीज़ का मोटिव दूसरे कंट्री के कंपैरिजन अपने पावर को इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि पावर ही वो रिसोर्स है जिसके माध्यम से एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है और अपने सिक्योरिटी और सर्वाइवल को इंश्योर कर सकता है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक जिस्ट क्या है? रियलिस्ट्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक जिस्ट है स्ट्रगल फॉर पावर। लिबरलिज्म का अप्रोच एक नॉर्मेटिव अप्रोच है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, जो कि इस बात पर फोकस नहीं करता कि कंट्रीज़ कैसे बिहेव करती हैं, बल्कि कंट्रीज़ को कैसे बिहेव करना चाहिए। लिबरलिज्म का अप्रोच इमैनुअल कांत और लॉक के आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस्ड है। इस अप्रोच में बेसिकली ये कहा गया कि रूल्स और इंस्टीट्यूशंस की मदद से, इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की मदद से इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के बीच होने वाले पावर स्ट्रगल को, जिस पावर स्ट्रगल की बात रियलिस्ट्स करते हैं, इस पावर स्ट्रगल को एलिमिनेट किया जा सकता है और कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन और इंटरडिपेंडेंस के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। 1950s के दशक में आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स को इन दो में से किसी एक ग्रुप में डाल सकते थे। मतलब या तो एक इंटरनेशनल रिलेशन का स्कॉलर रियलिस्ट होगा या तो फिर वो लिबरल होगा। लेकिन इसी पीरियड में कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स भी आए जो कि ना तो अपने आप को रियलिस्ट मानते थे और ना ही लिबरल। ये स्कॉलर ह्यूगो ग्रोसियस के आइडियाज़ से, ह्यूगो ग्रोसियस के थॉट से इंस्पायर्ड थे। इन स्कॉलर्स के द्वारा मिलकर एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया, ब्रिटिश कमेटी ऑन द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस कमेटी के अंतर्गत आने वाले स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस के नेचर और कंट्रीज़ के बीच होने वाले इंटरैक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए कई आर्टिकल्स, पेपर्स और बुक पब्लिश किए गए। इस ब्रिटिश कमेटी ऑन द थियोरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जुड़े स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स और इंसाइट्स डेवलप किए गए, उन्हें ही हम कलेक्टिवली इंग्लिश स्कूल अप्रोच कहते हैं। इंग्लिश स्कूल अप्रोच को और भी कई नामों से जाना जाता है। इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच, सोसाइटी ऑफ स्टेट अप्रोच या एनार्किकल सोसाइटी अप्रोच, ये सभी अप्रोचेस जो हैं ये इंग्लिश स्कूल अप्रोच को ही डिनोट करते हैं। इंग्लिश स्कूल अप्रोच को ही हम इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच या सोसाइटी ऑफ स्टेट अप्रोच या एनार्किकल सोसाइटी अप्रोच कहते हैं। चार्ल्स मैनिंग, मार्टिन वाइट और हेडली बुल कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि इंग्लिश स्कूल अप्रोच से जुड़े हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इंग्लिश स्कूल अप्रोच के बेसिक कोर आर्ग्यूमेंट्स क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इंग्लिश स्कूल अप्रोच ये रियलिज्म या लिबरलिज्म के अप्रोच के बेसिक आइडियाज़ को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि इंग्लिश स्कूल अप्रोच
इन दोनों डोमिनेंट अप्रोचेस के आइडियाज़ को बोरो करता है और इन दोनों अप्रोचेस के बीच एक मिडिल ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश करता है। मतलब इंग्लिश स्कूल अप्रोच में आपको रियलिज्म के आइडियाज़ भी मिलेंगे और लिबरलिज्म के आइडियाज़ भी मिलेंगे। इंग्लिश स्कूल अप्रोच रियलिज्म की तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के एनार्किक स्ट्रक्चर पर भी फोकस करता है और ये अप्रोच लिबरलिज्म की तरह नॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इस अप्रोच में इंटरनेशनल रूल्स, नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस पर भी फोकस किया जाता है। इंग्लिश स्कूल अप्रोच के फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट को समझने के लिए आपको इंटरनेशनल सोसाइटी इस टर्म के मीनिंग को समझना होगा। इंटरनेशनल सोसाइटी क्या होता है ये समझना होगा। इंटरनेशनल सोसाइटी को सोसाइटी ऑफ स्टेट या एनार्किकल सोसाइटी भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि या तो हम इंटरनेशनल सोसाइटी कहें, या हम सोसाइटी ऑफ स्टेट कहें, या हम एनार्किकल सोसाइटी कहें, इन तीनों का मतलब सेम है। ओके, इंटरनेशनल सोसाइटी को ही हम सोसाइटी ऑफ स्टेट कह सकते हैं या फिर हम इसे एनार्किकल सोसाइटी भी कह सकते हैं। इंग्लिश स्कूल अप्रोच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है हेडली बुल। हेडली बुल 1977 में अपनी बुक पब्लिश करते हैं द एनार्किकल सोसाइटी, A Study of Order in World Politics। हेडली बुल इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए एनार्किकल सोसाइटी के इस टर्म को यूज़ करते हैं। एनार्किकल सोसाइटी का ये जो टर्म है ये हेडली बुल के द्वारा ही कॉइन किया गया है। हेडली बुल कहते हैं कि सबसे पहले हमें इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी के बीच मौजूद डिफरेंस को समझना होगा। देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ को डिनोट नहीं करते हैं, इनके बीच डिफरेंस है। तो हेडली बुल कहते हैं कि सबसे पहले हमें इंटरनेशनल सोसाइटी और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच मौजूद डिफरेंस को समझना होगा। इंटरनेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। सिस्टम ऑफ स्टेट, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद कंट्री के कलेक्शन को डिनोट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद कंट्रीज के कलेक्शन को डिनोट करता है, जहां कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट तो करती हैं, लेकिन कंट्रीज के बीच होने वाला ये जो इंटरैक्शन है ये किसी भी रूल या नॉर्म पर बेस्ड नहीं होता। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद कंट्रीज़ के ग्रुप को या कंट्रीज़ के कलेक्शन को डिनोट करता है, जहां कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ के बीच होने वाला ये जो इंटरैक्शन है ये किसी रूल पर या नॉर्म पर बेस्ड नहीं होता। कंट्रीज़ एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को केयरफुली ऑब्जर्व करती हैं और फिर इसी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन के बेसिस पर खुद अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं। लेकिन कंट्रीज़ के ये जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस होंगे ये डिसीजंस प्रैग्मेटिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। इन डिसीजंस को कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेंगी। ये जो डिसीजंस होंगे कंट्रीज़ के ये किसी इंटरनेशनल रूल या नॉर्म पर बेस्ड नहीं होंगे। तो इस तरह का जो इंटरैक्शन है जब इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के बीच होता है तब जो कंट्रीज़ है वो मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम को बनाएंगी। इंटरनेशनल सिस्टम के ऑपोजिट है इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया। देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी के आइडिया में सबसे पहले इस बात को एक्नॉलेज किया जाता है, इस बात को एक्सेप्ट किया जाता है कि कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर एक एनार्की के सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है। इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्नॉलेज करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज़ के बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सके। तो कंट्रीज़ इंटरनेशनल लेवल पर एक एनार्की के सिचुएशन में एग्जिस्ट करती हैं। इस बात को रियलिज्म की तरह ही इंटरनेशनल सोसाइटी के आइडिया, इंटरनेशनल सोसाइटी के अप्रोच में भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इस एनार्की के सिचुएशन में भी इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया कहता है, इंटरनेशनल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि इस एनार्की के सिचुएशन में भी जहां पर इंटरनेशनल लेवल पर कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, इस एनार्की के सिचुएशन में भी कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशन है और कंट्रीज़ के बीच होने वाला जो इंटरैक्शन है ये रूल बेस्ड हो सकता है। ओके, ये रूल गवर्नड हो सकता है। और जब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के नहीं होने के बावजूद भी, जब एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के नहीं होने के बावजूद भी इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ के बीच का रिलेशन रूल बेस्ड और रूल गवर्नड होता है, तब इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद कंट्रीज़ के इस कलेक्शन को हम
इंटरनेशनल सिस्टम नहीं बल्कि इंटरनेशनल सोसाइटी या एनार्किकल सोसाइटी कहते हैं। कंट्रीज के बीच का रिलेशन रूल गवर्नड होने का मतलब क्या है? कंट्रीज के बीच का रिलेशन रूल गवर्नड होने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज एक दूसरे के साथ आर्बिट्ररी वे में, रैंडम वे में इंटरैक्ट नहीं करती हैं। कंट्रीज के बीच होने वाला जो इंटरैक्शन है वो रूल्स और नॉर्म्स पर बेस्ड होता है, मतलब एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। कंट्रीज के बिहेवियर में एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कि कंट्रीज किस तरह से बिहेव करेंगी। जैसे कि एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री के सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो फिर वो कंट्री भी एक्सपेक्ट करेगी कि दूसरे कंट्रीज के द्वारा भी उस कंट्री के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट किया जाएगा और एक्नॉलेज किया जाएगा। तो इस तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है कंट्रीज के बिहेवियर से रिलेटेड, इस तरह की प्रेडिक्टेबिलिटी होती है इंटरनेशनल लेवल पर जब कंट्रीज का जो बिहेवियर है वो रूल बेस्ड हो, रूल गवर्नड हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि कंट्रीज के बीच मौजूद जिस रूल्स और नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, इन रूल्स और नॉर्म्स को बनाता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि इन रूल्स और नॉर्म्स को किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाया जाता जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा हो, नहीं। जिस तरह एक ह्यूमन सोसाइटी में समय के साथ साथ लोग खुद इस बात को रियलाइज करने लगते हैं कि अगर हर किसी को पीसफुली एक साथ मिलकर रहना है तो हर किसी को एक दूसरे के बेसिक राइट को, बेसिक लिबर्टी को रेस्पेक्ट करना होगा। ठीक इसी तरह समय के साथ साथ कंट्रीज भी इस बात को रियलाइज करती हैं कि अगर सभी कंट्रीज को मिलकर पीसफुली एक साथ को एग्जिस्ट करना है तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं जिन्हें हर कंट्रीज को फॉलो करना होगा। जिन बेसिक रूल्स और नॉर्म्स को हर कंट्री को फॉलो करने की ज़रूरत होगी। तो कंक्लूजन के रूप में हेडली बुल जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ये कहते हैं कि भले ही इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक स्ट्रक्चर एनार्किक है, लेकिन इस एनार्किक वर्ल्ड में भी कंट्रीज के बीच का रिलेशन रूल बेस्ड, रूल गवर्नड हो सकता है। कंट्रीज के बीच होने वाला इंटरैक्शन रूल बेस्ड और रूल गवर्नड हो सकता है। और जब इस एनार्किक वर्ल्ड में, दैट मीन्स एनार्की के सिचुएशन में, जब कंट्रीज के बीच का रिलेशन और इंटरैक्शन रूल बेस्ड, रूल गवर्नड हो, तब इस एनार्किक वर्ल्ड को हम इंटरनेशनल सोसाइटी कहेंगे या एनार्किक सोसाइटी कहेंगे। तो एनार्किक सोसाइटी या इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच का कोर आइडिया, कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि इंटरनेशनल सिस्टम का स्ट्रक्चर एनार्किक है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इस एनार्किक वर्ल्ड में भी कंट्रीज के बीच का रिलेशन रूल बेस्ड, रूल गवर्नड हो सकता है।